विनायक वीर्य विवादित श्रृंखला के भाग 11 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा था कि विनायक की रिहाई के लिए उन्होंने खुद और कई लोगों ने पिटीशन लगाई थी और रॉयल ऑर्डर के तहत कई क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया था, लेकिन सावरकर ब्रदर्स को अभी भी डेंजरस बताकर अंडमान की जेल में कैद किया हुआ था। अब 1920 में नारायण राव, जो कि विनायक के छोटे भाई थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्होंने अपनी कलम उठाई और एक ऐसे व्यक्ति को लेटर लिखे जो आइडियोलॉजिकली उनके भाई से बिल्कुल डिफरेंट थे, मगर भारत की राजनीति में अहम आवाज़ बनकर उभर रहे थे, और वो थे महात्मा गांधी। पहले 6 लेटर में नारायण राव ने उनकी सलाह मांगी और अपने भाई को रिलीज़ कराने के लिए मदद मांगी। फिर एक वीक बाद यानी 25 जनवरी 1920 को गांधी जी का जवाब आया, जिसमें लिखा था वो अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने नारायण राव को पिटीशन लगाने की सलाह दी ताकि इस केस की तरफ पब्लिक अटेंशन लाई जा सके। कुछ महीने बाद 26 मई 1920 में गांधी जी ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने उनकी रिहाई के लिए भी एक तरह की मुहिम तैयार की। इस आर्टिकल में गांधी जी ने प्रश्न उठाए कि जब रॉयल ऑर्डर के तहत पॉलिटिकल प्रिजनर को रिहा कर दिया गया है तो सावरकर ब्रदर्स को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया। गांधी जी ने आर्टिकल में कहा कि उनके अगेंस्ट कोई भी हिंसा का मामला प्रूव नहीं हुआ है, फिर भी सावरकर ब्रदर्स को पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा, और जब बाकी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया है तो सावरकर ब्रदर्स को गवर्नमेंट ने कैद क्यों किया हुआ है। इसी बीच बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में मोहम्मद फैयाज खान और जीएस खरपड़े आदि ने सावरकर ब्रदर्स की रिहाई के लिए मुद्दे उठाए। 26 मार्च 1921 में रंगास्वामी अयंगर एक नया रेजोल्यूशन असेंबली में लाते हैं और जिसे लगभग 50,000 लोगों ने साइन किया था। इसमें भी सावरकर ब्रदर्स की रिहाई की बात कही गई थी, लेकिन जब ये रेजोल्यूशन असेंबली में आया तो ये कैंसिल हो गया, पास नहीं हो पाया, और फाइनली यूनैनिमस डिसीजन लिया गया कि बॉम्बे गवर्नमेंट को विनायक और उनके भाई को अंडमान जेल से निकालकर बॉम्बे प्रोविंस के किसी जेल में शिफ्ट कर लेना चाहिए। इसी बीच विनायक जेल में हिंदी को प्रसारित करने का काम कर रहे थे। उन्होंने कैदियों को समझाया कि उन्हें अपने प्रोविंस के अलावा दूसरे प्रोविंस की भाषा भी सीखनी चाहिए, जैसे कोई अगर मराठी है तो वह बंगाली और हिंदी भी सीखे, कोई अगर बंगाली है तो वो मराठी और हिंदी भाषाएं सीखे। यानी आपकी जो भाषा है प्रोविंस की, उसके साथ साथ हिंदी और कोई 1-2 लैंग्वेज और हमें सीख लेनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने जेल के भीतर जात पात को मिटाने का भी प्रयास किया। उन्होंने जुवेनाइल कैदियों के लिए एक तरीके से एक इनफॉर्मल स्कूल शुरू किया और लिटरेसी रेट को बढ़ाने में काफ़ी मदद की। इसी में हम देखते हैं कि पैरेलली वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइज जीत चुके थे। टर्की, जो कि विपक्ष में था, हार चुका था, और टर्की का सुल्तान, जिसे खलीफा भी कहा जाता था, उन्हें मुस्लिम्स अपना रिलीजियस हेड मानते थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने ये वादा किया था कि टर्की पर कोई भी हार्श ट्रीटी इम्पोज नहीं की जाएगी। लेकिन युद्ध के बाद जो समझौता हुआ, इस समझौते में टर्की को बांट दिया गया। थ्रेस का जो रीजन था वो ग्रीस को दे दिया गया, और टर्की का जो एशियाटिक पोर्शन था वो ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर आ गया, और सुल्तान के पास अब केवल नाम मात्र की ही शक्तियाँ बची हुई थी। और इस घटना ने जो भारत के मुसलमान थे उनको काफ़ी प्रभावित किया। वो टर्की में खलीफा का ही शासन चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज हो। इसी घटना ने जन्म दिया खिलाफत मूवमेंट को। गांधी जी ऑलरेडी एक बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को इसी टूल के जरिए सपोर्ट करने का फैसला लिया। भीमराव अंबेडकर खिलाफत मूवमेंट के बारे में लिखते हैं कि मिस्टर गांधी ने खिलाफत को इतनी लगन और विश्वास के साथ अपनाया कि इसे देखकर कई मुसलमान भी हैरान हुए होंगे।
अंबेडकर और कई दूसरे लोगों का मानना था कि यह आंदोलन इसलिए सपोर्ट करने लायक नहीं था क्योंकि असल बात यह थी कि तुर्क, जिनके लिए भारत में ये आंदोलन चलाया जा रहा था, वो खुद अपने कंट्री में रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाहते थे। वो इस मोनार्कियल गवर्नमेंट से छुटकारा पाना चाहते थे। खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और भारत के मुसलमान भाइयों का पूर्ण सहयोग करना हिंदुओं के लिए एक मोरल ड्यूटी बताया। परंतु आर्य समाज के फॉलोवर स्वामी श्रद्धानंद जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जब खिलाफत मूवमेंट की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी नागपुर में, तो वो गांधी जी के साथ ही थे और जब उस कॉन्फ्रेंस में जिहाद के नारे लगाए गए तो श्रद्धानंद जी काफ़ी आश्चर्यचकित थे और उन्होंने गांधी जी की ओर देखा। उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया क्योंकि ये जो जिहाद के नारे थे ये गांधी जी की अहिंसा की फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो गांधी जी ने इस बात को बस ये कहकर टाल दिया कि ये ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। लेकिन कब वो नारे भारत के हिंदुओं या काफिरों के अगेंस्ट हो जाते ये पता नहीं था, ये समय का ही एक फेर था। नायक जेल से ही इन सारे मूवमेंट्स पर नज़र रख रहे थे और उन्होंने खिलाफत को आफत मूवमेंट कहकर बताया। और जब चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने अचानक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया तो इस एब्रप्ट स्टेप ने मानो कई लोगों की उम्मीदों पर तुषारपात कर दिया। जब लोगों का जोश चरम पर था तब पीछे हटने का यह आदेश किसी राष्ट्रीय मुसीबत से कम नहीं था। पूरा देश इस राजनीतिक उथल पुथल से ही गुजर रहा था। 1921 में विनायक को भी बॉम्बे गवर्नमेंट का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि सावरकर ब्रदर्स को अंडमान जेल से बॉम्बे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और इसका कारण ये नहीं था कि विनायक की जो पिटीशन थी वो सरकार ने स्वीकार कर ली थी, बल्कि जो गवर्नमेंट थी वो अब सेल्युलर जेल को बंद करने के बारे में सोच रही थी। विनायक और बाबा राव को वापस SS महाराज शिप में बैठाकर कलकत्ता लाया गया। कलकत्ता से उन्हें रत्नागिरी की जेल में डाल दिया गया और वापस से उन्हें एक अलग थलग सेल में डाल दिया गया और उनके गले में वो लोहे का बैज डाल दिया गया जिस पर लिखा था 1960, यानी उनकी रिहाई का साल। अब फिर से उनको एक सॉलिटरी यानी अलग कारागार में डाला गया। उनसे वो किताबों और न्यूज़पेपर का जो अधिकार था वो भी छीन लिया गया। अब फिर से क्योंकि वो काल कोठरी में थे तो सुसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में आने लगे, लेकिन फिर से उन्होंने अपने मन को समझाया कि वो मन ही मन में कविताएं लिखेंगे और उनको दोहराते रहेंगे। लेकिन जेल के इन खराब हालातों का विनायक और बाबा राव की सेहत पर प्रत्यक्ष असर हो रहा था। बाबा राव की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी तो विनायक ने फिर से एक पिटीशन लगाई और ये जो पिटीशन थी ये उनकी पहली पिटीशन से काफ़ी भिन्न थी, अलग थी। ये जो पिटीशन थी इसे देखकर ऐसा लगता था कि ये पिटीशन किसी उदास, हारे हुए, टूटे हुए व्यक्ति ने लिखी हो। और जेल में, अंडमान की जो जेल थी उसमें 10 साल बिताने के बाद विनायक जब एक बेहतर भविष्य की कामना कर रहे थे तो रत्नागिरी जेल के हालातों ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। उन्होंने पहली बार इस पिटीशन में अपने क्रांतिकारी अतीत के लिए अफसोस जताया। उन्होंने अफसोस जताया कि क्रांति का जो मार्ग उन्होंने चुना था शायद वो सही नहीं था और उनका जो पूरा करियर था वो सब इसमें बर्बाद हो गया। उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया कि अब वो वैसे व्यक्ति नहीं हैं जैसे वो पहले थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए सुधारों में सहयोग देने का फैसला किया और आश्वासन दिया कि अब वो रिहा अगर किए जाते हैं तो वो राजनीतिक करियर छोड़कर एक निजी जीवन जिएंगे। उन्होंने बाकी क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए भी प्रार्थना की। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पिटीशन में ये भी लिखा कि यदि उनकी पिटीशन रद्द कर दी जाती है तो उन्हें वापस अंडमान भेज दिया जाए। एटलीस्ट जेल में 11 साल बिताने का जो बेनिफिट है वो तो उन्हें मिले। जेल के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अपने परिवार के साथ समय बिताने में तो रियायत मिलेगी। बट एज यूजुअल विनायक की पिटीशन रद्द कर दी गई और बताया गया कि इस बारे में कि अंडमान से जो कैदी आए हैं उन्हें किसी भी तरह की रियायत देनी है या नहीं देनी है, इस बारे में बॉम्बे गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है। लेकिन इस पिटीशन के बाद विनायक को किताबें पढ़ने और बाकी कैदियों के साथ इंटरेक्शन करने की परमिशन दे दी गई। जेल में उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी जिनको नारायण राव ने पब्लिश किया। उधर बाबा राव जो कि बीजापुर की जेल में बंद थे, वहाँ उनकी मुलाकात मौलाना हसरत मोहानी से हुई
उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में जो सब प्लॉट्स थे उनके बारे में बाबा राव को बताया, जहाँ पर उनको पता चला कि खिलाफत मूवमेंट के तहत इवन अफ़गान्स को भी रिक्वेस्ट किया गया था कि वो ब्रिटिश सरकार पर हमला कर दें। तो इन सारी बातों ने, इन सारे तथ्यों ने बाबा राव को काफ़ी कुंठित किया और उनके मन में बस यही आया कि काश वो रिहा हो जाते और अपने देश के लिए कुछ कर पाते। लेकिन उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही थी और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि अब उन्हें बीजापुर की जेल से निकालकर साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया। और अचानक एक दिन नारायण राव को जेल बुलाया जाता है। नारायण राव जब जेल पहुंचे तो सर्जन ने उन्हें बताया कि बाबा राव की तबीयत काफ़ी ख़राब है और अब वो सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि बाबा राव की कस्टडी में डेथ हो जाए। इसीलिए उन्होंने बाबा राव को रिहा कर दिया। सितंबर 1922 में 13 साल बाद जब बाबा राव वापस अपने घर जा रहे थे तो वो स्ट्रेचर पर जा रहे थे। हालांकि परिवार की देखभाल और प्यार ने सर्जन की जो भविष्यवाणी थी उसको गलत साबित कर दिया। इसी बीच विनायक ने रत्नागिरी की जेल में अपनी जो राजनीतिक फिलोसॉफी थी उसकी रचना शुरू कर दी थी, जिसका टाइटल था हिंदू राष्ट्रवादी की पहचान क्या है। तो विनायक की विचारधारा में हिंदू कौन था? अकॉर्डिंग टू विनायक हिंदू कौन है, हिंदू राष्ट्रवादी कौन है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड और इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।